हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षावाणी घनश्याम जोशी जो अजय राउत जी की बुक है, बलौदी की जो बुक है दोस्तों, बलौदी जी की, वहाँ से भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या रहेगी पूरे 20 और आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखनी है और 20 में से बताने हैं कि कितने आपके सही हो रहे हैं। दोस्तों, जो कल प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से बहुत से क्वेश्चन भी जो मैं आपको देता हूं हर रोज़ उसमें से आए थे और कुछ लोगों ने कमेंट करके भी बताया था कि आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, आप लोग हर रोज़ इस तरह से देखते रहिए, बने रहिए। जो लोग उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जीके में भी और हिंदी में भी बहुत से क्वेश्चन या वो नहीं तो दोस्तों आप उत्तर पर पहुंच जाएंगे किस तरह से, क्योंकि होता है कि आप 4 ऑप्शन रहते हैं आपके सामने ए बी सी डी, तो आपको ज़्यादा वैसे भी याद है नहीं, तो एग्जैक्ट कई चीज़ें पूरी हमें याद नहीं हो पाती है। जैसे कि अभी जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जैसे कोई क्वेश्चन है आप ऑप्शन से कर ले जाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है, आपको माना याद नहीं है तो आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आप ऑप्शन से भी आसानी से उसको सही उत्तर पर आप पहुँच सकते हैं। तो जैसे आज हमारा पहला प्रश्न है, माना आपको ये नहीं आता है, वैसे याद नहीं था, अगर आपने किसी मौखिक पूछा किसी ने तो आपको नहीं आया, पर आपने ऑप्शन देखे और आपने अपना उत्तर टिक कर लिया। तो आपको एग्ज़ाम में यही करना होता है। मौखिक तो वहाँ पर नहीं पूछे जाते, ऑप्शन आप वहाँ पर रहते हैं, तो आप देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो आप आसानी से वहाँ पर अपना उत्तर टिक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन अंत में ताबड़तोड़ धुआंधार तरीके से, मौखिक रूप से, तेज सुपरफास्ट, और 10 क्वेश्चन ये हमारे स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है, किसे महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, अभी यहाँ बारिश भी हो रही है और अब मुझे लगता है कि आवाज़ बिल्कुल अच्छी आ रही होगी, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से बादल जो हैं अपनी गर्जना पर है विशेष, और बारिश भी थोड़ी बहुत हो ही रही है। तो शुरू करते हैं। जो अगला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, किसे महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जागेश्वर या फिर बागेश्वर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसे महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और भी जो देवप्रयाग से संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहले की बात की, इसका नाम क्या था? जो नाम है, प्रचलित नाम पुराणों में जो नाम है, सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता था। इंद्रप्रयाग भी इसे कहा गया है। सुदर्शन क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है या इंद्रप्रयाग किसका प्राचीन नाम है? तो क्या पता ये एग्जाम में आ जाए, तो देवप्रयाग। एक क्वेश्चन यही, माना ये ना आए, क्या पता ये आ जाए। अब देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? कई बार यही बनता है, तो भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि सास और बहू के नाम से भी इनको जाना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी सास और अलकनंदा बहू। तो और जैसे कि और बात करें देवप्रयाग को, पर सास दोस्तों भागीरथी को क्यों कहते हैं? भागीरथी बहुत तेजी से सास, पर आजकल तो बहू ज़्यादा बोलती है, पर इसमें सास और बहू इनको ही कहा गया है। तो भागीरथी सास, अलकनंदा बहू। तो सास ज़्यादा तेज बोलती है करके, क्योंकि भागीरथी बहुत तेज प्रवाह के साथ बहती है, पर आजकल थोड़ा उल्टा है कि आजकल बहू ज़्यादा बोलती है। पता नहीं सास बहू क्यों इस तरह से, कोई भी बोल सकता है, पर ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन सास बहू इनको कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और देवप्रयाग में ही जो रघुनाथ मंदिर भी है देवप्रयाग में, ये भी पूछा जा सकता है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ है? तो देवप्रयाग में है, द्रविड़ शैली में है, भगवान राम ने भी यहाँ तपस्या की थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कहा जाता है कि देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जागेश्वर अल्मोड़ा में है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, और चतुर्थ ये प्रयाग है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किनका संबंध लोक संस्कृति संग्रहालय से है? तो आपके ऑप्शन है शेखर पाठक, यशोधर मठपाल, जगत सिंह चौधरी या फिर सतपाल महाराज। दोस्तों, आयोग भी आपके सामने इसी तरह से ऑप्शन रखेगा, कोई कहाँ का, लेकिन आपको सही उत्तर चुनना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह के ऑप्शन बने थे। तो लोक संस्कृति संग्रहालय के जो संबंध है इनका यशोधर मठपाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही।
इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में हुई थी और ये खुटानी जो भीमताल के आसपास या भवाली नहीं, उससे आगे भीमताल पड़ता है, खुटानी पीछे पड़ता है तो खुटानी में है। और नैनीताल अगर जनपद आएगा तो नैनीताल, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी शेखर पाठक इनकी बात करें तो शेखर पाठक पहाड़ संस्था से संबंधित हैं और इनकी एक पुस्तक भी है उत्तराखंड में कुली बेकार प्रथा, और भी पुस्तकें हैं। जगत सिंह चौधरी दोस्तों ये मिश्रित वन खेती मॉडल से जाने जाते हैं। सतपाल महाराज ये इनकी जो एक संस्था है जो है कि एक मानव उत्थान समिति है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछे गए हैं। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद है, ये आपसे पूछा गया है कई बार, इस तरह से पूछा गया है कि सर्वाधिक विकास खंडों वाला जनपद है। तो इस बार थोड़ा सा, क्योंकि अब आयोग थोड़ा डीप चल रहा है, क्या पता, क्योंकि वो बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, कई बार आ गया है, मतलब कहने का अर्थ ये है। पर सर्वाधिक विकास खंडों वाला जनपद है तो पौड़ी। तो ये इसी तरह आपको बताना है कि सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जनपद है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी या फिर हरिद्वार। तो विकास खंड वाला जनपद जो है दोस्तों पौड़ी, वही हमारा ग्राम पंचायत वाला भी, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत भी पौड़ी में ही है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो अभी वीडियो के पोस्ट आई हुई हैं, वीडियो के जो पोस्ट आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पद भी जो है कि पौड़ी में ही है। पर ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आना है, पर अगर आप लोग का चयन हो जाएगा जो पौड़ी गढ़वाल से हैं या कहीं और से हैं, तो ज़्यादातर पद जो हैं वो पौड़ी गढ़वाल में लगभग 80 के आसपास वीडियो के इसमें पद हैं पौड़ी जनपद से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि सर्वाधिक पंचायतों वाला जिला कौन सा है, ग्राम पंचायतों वाला पौड़ी। सर्वाधिक विकास खंड वाला कौन है, तो पौड़ी। और विकास खंड पौड़ी के बाद अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा में भी 11 है, अल्मोड़ा में भी अच्छे खासे पद हैं। तो अल्मोड़ा से भी अगर आप हैं तो यहाँ से भी आपका चयन हो सकता है। और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला, क्या पता ये पूछ लिया जाए, तो ये हो जाएगा चंपावत हो जाएगा सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला। सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जिला बता दिया मैंने आपको पौड़ी। सबसे कम ब्लॉक हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, क्या पता ये भी पूछ लिया जाए, पूछा जा सकता है। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग यहाँ 3-3 ब्लॉक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा गढ़ पौड़ी में स्थित है, देवलगढ़, गुजड़ूगढ़ या फिर तारागढ़ या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपको सभी कर देना चाहिए, लगभग 90% 95% सही रहता है कि उत्तर इसका हो जाए इस तरह का। बाकी कुछ चांस रहते हैं कि इनमें से नहीं हो, जैसे कि और जो एग्जाम कराते हैं, बाकी यहाँ आप उपयुक्त सभी भी कर सकते हैं। तो कौन सा गढ़ पौड़ी में है, देवलगढ़ पौड़ी में बिल्कुल है दोस्तों। देवलगढ़ वही देवलगढ़ है, ये जो श्रीनगर के आसपास है। और अजय पाल ने 1512 में अपनी राजधानी, किसने, अजय पाल ने। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि अजय पाल ने अपनी राजधानी जो है चांदपुर गढ़ से कहाँ की थी, देवलगढ़ की थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक तो ये हो गया 1512 में। गुजड़ूगढ़ ये भी दोस्तों, ये भी पौड़ी में ही है। और ये मल्ला सलाण जो क्षेत्र है वहाँ गुज्जर प्रतिहार राजपूत से संबंधित रहा है ये गढ़। तारागढ़ जो राठी जनजाति है तो उनसे संबंधित कहीं क्षेत्र में है, ये राठ क्षेत्र से संबंधित है तारागढ़। तो बाकी हो जाएंगे सभी। और गुजड़ू को दोस्तों गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चांदपुरगढ़ दोस्तों, जो चांदपुरगढ़ तो है नहीं इसमें, पर चांदपुरगढ़ में ही जो पवार वंश का संस्थापक था कनकपाल, वो चांदपुरगढ़ ही आया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वहीं उसने अपनी स्थापना की थी जो पवार वंश की। तो अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों एग्जाम में इसी तरह से पूछा गया था, भेलछड़ा प्रपात स्थित है जनपद पिथौरागढ़ में, जनपद चमोली में, जनपद चंपावत में या फिर जनपद पौड़ी में। तो इसी तरह से दोस्तों ये एग्ज़ाम में बना था 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भेलछड़ा प्रपात ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़ में। इसके अलावा पिथौरागढ़ में दोस्तों यहीं पिथौरागढ़ जनजाति से संबंधित एक गरुड़ प्रपात है, वो पिथौरागढ़ में है। ये आपको बिल्कुल याद रखना, गरुड़ प्रपात पिथौरागढ़ में। गरुड़ प्रपात गरुड़ करके बागेश्वर नहीं करना आपको, गरुड़ प्रपात है पिथौरागढ़ में। बिरथी जलप्रपात, बिरथी ये पिथौरागढ़ में है। छाता झरना भी है एक पिथौरागढ़ में। रांथी झरना भी एक जो है वो पिथौरागढ़ में। बाकी रांथी ग्लेशियर है वो चमोली में, पर वो रांथी प्रपात जो है झरना जो है वो पिथौरागढ़ में। पर रांथी ग्लेशियर जो अभी ऋषिगंगा वाली जो बाढ़ थी दोस्तों, रांथी ग्लेशियर उसी से संबंधित है, क्या पता ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। बाकी रांथी झरना जो है वो हो जाएगा पिथौरागढ़, ग्लेशियर याद रखेंगे चमोली में। और भेलछड़ा जलप्रपात हो जाएगा जनपद पिथौरागढ़ में, बिल्कुल आपको याद रखना। और भालूगढ़ जलप्रपात भी है एक, वो है नैनीताल में।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि एग्जाम में बन सकता है और पूछा भी गया था। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। अब आप लोग कहेंगे कि सन नहीं आता है, लेकिन दोस्तों गद्दी पर कब बैठा, क्योंकि हमने ज़्यादातर याद नहीं किया दोस्तों, कुछ तो पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, कुछ पूछ लिए जाते हैं, बाकी खुद ही पता नहीं है कि पंवार वंश की स्थापना कोई इतिहासकार कितना कहता है, कोई कितना चंद वंश की स्थापना, कोई 1025, कोई 19, कोई कितना, कोई 800 700, खुद ही इतिहासकार अलग अलग मत हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है, पर फिर भी हमें पढ़ना रहता है क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। तो प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे। कब बैठे ये आपको बताना है, 708 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 717 ईस्वी में, या फिर 1772 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1717 ईस्वी में। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वो सिंहासन पर बैठे। तो कब बैठे, तो 1717 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 1717 से 1757 तक, यानी कि प्लासी के युद्ध के समय, क्या पता प्लासी के युद्ध के समय गढ़वाल नरेश या पवार शासक कौन थे, तो प्रदीप शाह थे। एक तो आपका क्वेश्चन यही बन गया। अगला जो मैं बताता हूँ, इनकी संरक्षिका, हाँ क्या पता संरक्षिका भी पूछी गई है एक आध बार एग्जाम में, तो संरक्षिका हो जाएंगी कनक देई, कनक देई, ये आप याद रखेंगे। और प्रदीप शाह के दरबार में दोस्तों जो मेधाकर शर्मा थे, वो कवि मेधाकर शर्मा, इनके जो दरबारी कवि थे मेधाकर शर्मा, इनकी जो रचना है रामायण प्रदीप, या फिर पूछा जा सकता है कि मेधाकर शर्मा किसके दरबारी कवि थे, तो प्रदीप शाह के। और रामायण प्रदीप की रचना किसने की, तो की मेधाकर शर्मा ने। तो ये एग्जाम में बन सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और आपको ये याद रखना है कि जो प्रदीप शाह का कार्यकाल है वो जो है कि जो चंद थे उस समय, चंद और पवार वंश की, क्योंकि दोस्तों उनमें भी पहले लड़ाई होती रहती थी, जैसे अजय पाल को भी कीर्ति शाह ने हराया था, नहीं कीर्तिचंद ने हराया था। और फिर उनके बाद जो है प्रदीप शाह का जो कार्यकाल है दोस्तों, और जो चंद थे उस समय, और उस समय इनकी जो मित्रता के लिए जो जाना जाता है, क्योंकि प्रदीप शाह ने मदद की थी चंदू की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मित्रता का कार्य जो समय है वो भी इनको जाना जाता है, प्रदीप शाह का कार्यकाल, पंवार और चंदू की मित्रता का। तो गद्दी पर कब बैठे, ये बैठे 1717 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। जो बुक है अलविदा कुमाऊँ, कुमाऊँ से गोरखपुर की वापसी नामक पुस्तक किसने लिखी, शेखर पाठक, प्रो एल वर्मा, शिव प्रसाद डबराल, यशवंत सिंह कटोच। अलविदा कुमाऊँ, तो इसका सही उत्तर है कुमाऊँ से गोरखपुर की ओर वापसी, बिल्कुल याद रखेंगे, प्रो एल वर्मा, यह आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी शेखर पाठक दोस्तों एशिया की पीठ पर और उत्तराखंड में कुली बेगार पर था, ये इनकी रचना है। अलविदा कुमाऊँ, प्रो एल वर्मा। शिव प्रसाद डबराल दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास लिखा है इन्होंने, 12 भागों में या 12 खंड में जो भी आए, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। यशवंत कटोच दोस्तों, इन्होंने जो इनकी बुक है जो एग्जाम में आ सकती है वह है मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व एग्जाम में आ सकता है, आप निश्चित रूप से याद रखिए। बाकी शिव प्रसाद डबराल जी की जो बुक है उत्तराखंड का इतिहास न जाने कितनी बार पूछी गई है, प्रो एल वर्मा ये भी पूछी गई है। शेखर पाठक इनकी रचना भी अक्सर पूछी जाती है, पहाड़ सस्ता, उत्तराखंड में कुली बेकार पर था, एशिया की पीठ पर, बहुत बार इनकी भी रचना पूछी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सरकार ने जौन सारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया, या सरकार ने जौन सारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी है, एसटी में कब शामिल किया या कब अधिसूचित किया, ये यहाँ पर पूछा गया है। 1965 में, 1966 में, 1967 में, या फिर 1968 में। तो इसका सही उत्तर है 1967 में। अब दोस्तों इनकी क्या पता एक समिति भी पूछ ली जाए इनके लिए, एक जो समिति बनी थी वो कौन सी समिति थी, क्या पता एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। दोस्तों लोकर समिति बनी थी, लोकर समिति बिल्कुल याद रखिएगा, तो सुन लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा कि किस समिति, क्योंकि ये इस तरह से प्रश्न बन चुका है पहले, किस समिति के आधार पर, सिफारिश के आधार पर की गई थी, तो लोकर समिति। और जो केंद्र सरकार ने 1965 में जो जनजातियों की पहचान के लिए लोकर समिति का गठन किया था, लोकर समिति का गठन पहले हुआ था कब, 1965 में। और जो है
सरकार ने जौनसारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया था 1967 में इसकी सिफारिश के आधार पर गठन इसका पहले हो गया था 65 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967। बाकी हमारे यहाँ आपको पता है कि जो 5 ही जनजाति हैं जिनको कि एसटी का दर्जा दिया गया है, अधिसूचित किया गया है, वो हैं जौनसारी। पहली बात तो जौनसारी स्क्रीन पर प्रश्न में है, जौनसारी, भोटिया, थारू, जौनसारी, भोटिया, थारू, बोक्सा, एक और बच गई राजी। हाँ, तो इतनी है 5। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जिन्हें कि अधिसूचित किया गया था किसमें, एसटी में। कब, 1967 में जौनसारी जनजाति को, और इनको भी भोटिया, राजी, थारू और जौनसारी इनको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टेनो में पूछा गया था, अभी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 3रे शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बना है या कहाँ बन रहा है, इस तरह से आया था, पर उसमें एग्जैक्ट उत्तराखंड का नहीं, उसमें पूछे गए थे राज्य। अब ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया, अगर इसमें जो 1 नंबर कट जाए तो फिर बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से पूछा गया था कि किस राज्य में है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है, इस तरह से राज्य के हिसाब से। बाकी आपको भली भांति पता है ये कहाँ है, मैंने भी पिछली वीडियो में, कई वीडियो में बताया है, उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। या इस तरह से आएगा कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र या भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में। क्या पता अगली बार इस तरह से आ जाए, किसी कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम या कोई वीडियो के एग्ज़ाम में, क्या पता इस तरह से आ जाए। और किस देश के सहयोग से बन रहा है, तो नीदरलैंड के सहयोग से। फिर बहुत से कम लोगों को पता होगा, वहाँ पर नीदरलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, सिंगापुर होगा, अलग अलग ऑप्शन होंगे, ब्रिटेन होगा। फिर बहुत से लोग उधर पर खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आपको नहीं होना, आपको बेहोश नहीं होना है। तो नीदरलैंड के सहयोग से ये बना था, जो बन रहा है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में। और उत्तराखंड यहाँ पर राज्य पूछा है तो हो जाएगा उत्तराखंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय बोली में थारू परिवार को कहा जाता है, कुनबा, रोत्यूड़ा, रोम्बा या फिर संग। तो दोस्तों इसको कहते हैं संग। थारू, स्थानीय बोली में थारू परिवार को जाना जाता है संग नाम से, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आया था। रोम्बा जाड़ू की बोलचाल की भाषा है, रोम्बा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, थारू परिवार स्थानीय बोली में जाना जाता है संग नाम से। तो बढ़ते हैं दोस्तों, 17 मिनट हो गए हैं, अब शुरू करते हैं 10 क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से 3-4 मिनट में। 11 क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चनों की संख्या कम है, इसलिए ये मेरे को मौखिक रूप से बनाने पड़ते हैं। बाकी डिटेल में हम 10 क्वेश्चन जानते हैं। जो लोग हर रोज़ देखते होंगे उसको निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होता ही है। अगला है, मैती आंदोलन कब प्रभावी हुआ था। मैती आंदोलन कब प्रभावी हुआ था। अब आप लोग इसके 2 उत्तर दे रहे होंगे कई लोग, क्योंकि 1995 भी और 1996 भी। अब दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा 1985 भी उसका उत्तर सही दिया गया था, 1996 यूकेएसएससी के द्वारा। जो आए ऑप्शन में दोनों सही हैं, इसे आप कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, तरुण कुमाऊं पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तरुण का अर्थ होता है युवा, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया था। तो सही उत्तर है मुकुंदी लाल ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बिल्कुल आप याद रखेंगे। 12वां प्रश्न। हो सके तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, जो लोग अंत तक वीडियो देखते हैं वो लोग निश्चित रूप से लिखेंगे, क्योंकि वो लोग हमेशा देखते हैं। अगला है, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया। उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया, ये आपको बताना है। 2008, 2016, 2 ही ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर है 2016 में। उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया, 2016 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14वां। मरोज किस जनजाति का त्यौहार है। मरोज एक त्यौहार है, ये आपको बताना है किस जनजाति का त्यौहार है। अभी मैंने जनजाति आपको बताई, भोटिया, जौनसारी, थारू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनसारी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मरोज त्यौहार किस जनजाति का है, तो जौनसारी का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों कल के एग्ज़ाम में भी आया था, मैंने इसका सही उत्तर नहीं दिया था, कि जो प्रवक्ता के एग्ज़ाम में पूछा गया था उसका उत्तर मैंने उस समय छोड़ दिया था, लेकिन बाकी सभी उत्तर बताए थे। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू वे चैपल।
न्यूवे चैपल, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था? मरणोपरांत दिया गया था ये न्यूवे चैपल, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुरु राम राय। 16 प्रश्न है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बताएं जल्दी जल्दी, तो बने रहिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए। गुरु राम राय किस पवार वंशी के शासनकाल में गढ़वाल आए थे? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपति शाह। फतेहपति शाह आपको बिल्कुल याद रखना है। गुरु राम राय किस पवार शासक के समय में गढ़वाल आए थे? भूमि भी दान दी थी फतेहपति शाह ने, बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला है हंसा मनराल का संबंध किस से है? किस खेल से? आप बता सकते हैं हंसा मनराल का संबंध किस क्षेत्र से है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है हंसा मनराल, तो इनका संबंध हो जाएगा भारोत्तोलक से। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हंसा मनराल का संबंध पिथौरागढ़ से है, भारोत्तोलन से इनका संबंध है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयानंद भारती। जयानंद भारती आप बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा 1 नंबर के लिए कि डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है या डोला पालकी आंदोलन से संबंधित कौन है? तो जयानंद भारती। अगला प्रश्न है कुड़िंदु का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था या कुड़िंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था? तो ये हो जाएगा अमोघ्यभूति। अमोघ्यभूति बिल्कुल आप याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है, पूछा भी गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन, कफनी ग्लेशियर स्थित है। कफनी ग्लेशियर स्थित है, तो ये आपको बताना है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी कल को मैं जब, क्योंकि हर रोज़ वीडियो आती है तो हर रोज़ इस तरह से अंत में जो ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें मैं आपको इसका सही उत्तर ज़रूर बताऊँगा। मुझे पता है उससे पहले आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर सभी लोग देंगे कि कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। आपको दोस्तों कफनी ग्लेशियर लिखना है, फिर डैश करके, जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जहाँ है वो आपको लिखना है। लेकिन सीधे आप बागेश्वर लिखेंगे या पिथौरागढ़ लिखेंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, फिर पता नहीं चलता कि इसका उत्तर क्या था, क्योंकि हर रोज़ किसी न किसी वीडियो में कमेंट आते रहते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ।